गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरी आवाज आ रही है? ओके, चलिए क्या करना था आज? याद है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। यहाँ पे लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये सपोज करो हमारे पास क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग की खासियत क्या होती है? जिसको जहां चार्ज दे दिया जाता है वो चार्ज वहीं पे पड़ा रहता है। लेकिन कंडक्टिंग में अगर कहीं भी चार्ज दोगे वो सारा का सारा कहाँ पे आ जाता था? सरफेस पे आ जाता था। अब इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, एक तो आउटसाइड पॉइंट पे, इसकी सरफेस पे, और इनसाइड। तो हम कंसीडर करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होना है? आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये सपोज को इसका सेंटर है और ये तय होगी इसकी रेडियस। ठीक है, इसकी रेडियस क्या आर है, कैपिटल आर। और किसी आउटसाइड पॉइंट पी के लिए हमें क्या फाइंड करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने क्या किया था? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसके लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड आ रही होंगी बाहर की तरफ को। तो इस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इस पी पॉइंट को सेंटर मानते हुए क्या कर दो? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, और जिसकी पोजीशन कितनी है? सेंटर से पी है। अब फिर यहाँ पे हमने क्या करना था? एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करना है। उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सपोज को डी ए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये है। और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी इसकी वो कैलकुलेट करेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो गॉस थ्योरम क्या कहती है? नेट फ्लक्स एसोसिएटेड टू ए गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, या ई डॉट ds का इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इस पूरी की पूरी ये रेडियस कितनी है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं आर। इस पूरी की पूरी रेडियस सरफेस पे अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लो, ये भी आर डिस्टेंस पे होगा, ये भी आर डिस्टेंस पे होगा, तो जितने भी एलिमेंट आप यहाँ पे कंसिडर करोगे उन सारे से निकलने वाला फ्लक्स को क्या कर दोगे? धीरे 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 करके एक वन बाय वन करके ऐड कर देंगे। और वो एडिशन ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू सेंटर से ये डिस्टेंस फिक्स है, तो यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर पॉइंट पे क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, ई बाहर आ गया और ये हो गया आपका ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस स्फीयर को चार्ज कितना गिवन है? क्यू चार्ज इससे गिवन है। और सरफेस इंटीग्रल ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर किस तरीके से बिहेव करेगा? जैसे कि सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पे एग्जिस्ट करता हो, और एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। कैसा पॉइंट चार्ज? जिसका सारा चार्ज कहां पे एग्जिस्ट करता हो? सेंटर पे एग्जिस्ट करता हो। तो ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा। केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। केस सेकंड, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर की वैल्यू जो है आपकी कैपिटल आर के इक्वल होगी। इस वाले फॉर्मूले में उठा के पुट कर दो।
या यहाँ पे आप एक छोटी इसी के ऊपर बिल्कुल सरफेस से पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करो, उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इनसाइड का चार्ज लिखोगे और फिर क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, वो आ जाएगा 4πr²। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी 1/4πε0 Q/कैपिटल R², क्योंकि अब क्या R जो हो चुका है कैपिटल R² हो चुका है। देखो बच्चों आज की क्लास ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं कराऊंगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वाली क्लास को अगर थोड़ी लंबी चल जाए तो डोंट माइंड। केस सेकंड, उसके बाद हो जाएगा केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा, इनसाइड किसी पॉइंट पी पर, स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करो। गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे क्या क्या माना है, स्फीयर माना है, और ये डिस्टेंस हो गई अब वेरिएबल है ये तो आर, चाहे वहां पे ले जाऊं यहाँ पे ले जाऊं, यहाँ पे भी आर हो जाएगी, यहाँ पे भी आर थी, ये डिस्टेंस होगी आर। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगी, ऐसे बाहर की तरफ। एक छोटा सा एरिया एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करो, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब फिर से कहोगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम क्या जानते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q/ε0 के इक्वल। कौन से वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश कह दे रहा हूं। देखो हमें चार्ज कौन सा लेना होता है, सारा चार्ज लेना होता है या गॉसियन सरफेस के अंदर का, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना होता है। मैंने कहा कि गॉसियन सरफेस के जो अंदर चार्ज है वो कितना है, क्यू डैश, क्योंकि पूरे के पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है, क्यों, पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है, बात समझ में आ रही है। ये तो क्यों लिया था और ये क्यू डैश लिया है, दोनों की चार्जेस क्या है अलग अलग। वो तो इस वाले केस में क्या है, पूरे स्फीयर का चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर था, इसलिए हमने क्यू लिखा था। लेकिन अब की बार जो है हमें नहीं पता कि कितना चार्ज इसके अंदर है, तो मैंने कह दिया वो चार्ज क्या है, क्यू डैश, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे इसे। ई डॉट डी एस, हम जानते हैं एरिया एलिमेंट जो होगा ये ds वेक्टर सरफेस पे नॉर्मल होगा, और जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वे भी क्या होंगी, नॉर्मल। तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, ई डी एस। देखो डॉट प्रोडक्ट को खोल लो, cos जीरो हो जाएगा इजिकल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos जीरो की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन पूरी r की वैल्यू क्या है, गॉसियन सरफेस के लिए फिक्स है, तो हर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम रहने का मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये आ गया आपका कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर। अंदर क्या बचा, ds इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन ऑफ ds इस सरफेस के लिए, इस वाली गॉसियन सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, e इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा लिख रहा हूं मैं ज्यादा। बोलो बच्चों, ठीक है। अब यहां तक का सारा प्रोसेस जैसे पहले होता आ रहा था बिल्कुल सेम होता रहा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। चार्ज डेंसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था, अगर v वॉल्यूम, इस स्फीयर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहा होगा, अगर स्फीयर का वॉल्यूम v रहा है तो इस पे चार्ज कितना है, क्यों, तो यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज हो जाएगा वो क्या q अपॉन v हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या। और इस q अपॉन v को ही हम देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, वॉल्यूम में, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, q अपॉन v। अब यही बात मैं अगर छोटे वाले स्फीयर के लिए कहूं कि अगर उसका वॉल्यूम कितना है, v डैश है, तो उसमें चार्ज कितना है, q डैश है, और यहां से यूनिट का चार्ज निकालूं तो क्या q डैश अपॉन v डैश आएगा, और वो भी क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी तो वॉल्यूम पर से इंडिपेंडेंट है। क्या ये बात आपको समझ में आती है कि चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होती है। देखो बच्चों इसे ऐसे समझो,
यहाँ पे रो की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, क्यू अपॉन वी। चार्ज जो है बड़े वाले स्फीयर का लिया था तो बड़े वाले का वॉल्यूम, अब यहाँ पे क्या है, चार्ज छोटे वाले का लिया है, छोटे वाले के वॉल्यूम से ही डिवाइड कर दिया। तो अगर ऊपर वाली क्वांटिटी जितना डिक्रीज हो रही है, नीचे वाली क्वांटिटी भी तो उतना ही डिक्रीज हो जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर सपोज को कहीं पे लिखा है 10/2 को आपने रो कह दिया, और इसे मैं अभी, चलो ठीक है बाद में बात करेंगे। अगर मैं इसमें डिक्रीमेंट करता हूं, अगर मैं इसे बाई 2 से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि 2 से डिवाइड कर देता हूं, आधा कर देता हूं, पहले वाले से घटा देता हूं, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। तब भी तो इतना ही आ रहा था, 2/10 इजिकल टू 5 आ रहा था, और अब भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। डेंसिटी जो होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में आने वाला चार्ज थोड़ी चेंज हो जाएगा। यूनिट वॉल्यूम का तो मतलब ये है कि अगर कोई भी छोटा सा वॉल्यूम ले ले, उसमें जो चार्ज है वो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो यहाँ पे चार्ज होगा, हर छोटे से वॉल्यूम में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज थोड़ी बदलेगा, पूरे के पूरे वॉल्यूम के लिए चार्ज बदल जाएगा। अगर आपने छोटा वॉल्यूम लिया है तो छोटा चार्ज आएगा, बड़ा वॉल्यूम लिया है तो बड़ा चार्ज आएगा, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में चार्ज तो वही रहेगा। तो दोनों के लिए रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, चाहे मैं इसे रो डैश कहूँ और या इसे रो कहूँ, तो दोनों बातें क्या रहेंगी, डेंसिटी जो है किससे इंडिपेंडेंट है, आपकी वॉल्यूम से। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रो डैश के इक्वल हो जाएगा, छोटे वाले स्फीयर के लिए और बड़े वाले स्फीयर के लिए। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहां तक। यही बात है बस यहाँ पे समझने की, यहीं से अलग होता है इसका फॉर्मूला नॉन कंडक्टिंग का स्फीयर से, कंडक्टिंग वाले से। रो इज इक्वल टू रो डैश, और ये कितना हो गया आपका, क्यू अपॉन वी, और ये कितना हो गया, क्यू डैश अपॉन वी डैश। वॉल्यूम ऑफ बड़े वाले स्फीयर का कितना हो जाएगा, 4/3, 3 को ऊपर पहुंचा दे रहा हूं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। छोटे वाले का क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4, 3 ऊपर पहुंचा दिया, पाई आर स्मॉल आर क्यूब, उसका वॉल्यूम आना है। वॉल्यूम ये होता है बच्चों, और 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बचा क्यू अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन आर क्यूब। देखो जो क्वेश्चन सर मैंने ये सारी कहानी क्यों की, क्योंकि मैं जानता हूं जो अंदर वाला स्फीयर है, इस अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज मैंने कितना कह दिया, मैंने कह दिया क्यू डैश। पूरे के पूरे स्फीयर के लिए तो चार्ज गिवन था कि चार्ज कितना है, क्यू है, लेकिन अंदर वाले स्फीयर के लिए चार्ज नहीं पता था। लेकिन गॉसियन सरफेस की लेफ्ट वाली साइड में हमें क्या चाहिए, ओ सॉरी, गॉस थ्योरम की लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए, क्यू डैश, यानी कि इनसाइड चार्ज चाहिए गॉसियन सरफेस के अंदर जो होगा। तो इस इनसाइड चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल चार्ज की टर्म में मैंने क्या काम किया है, ये काम किया है, चार्ज डेंसिटी की हेल्प ली है, क्योंकि मैं जानता हूं छोटे वाले वॉल्यूम के लिए भी चार्ज डेंसिटी वही रहेगी और जो बड़े वाले वॉल्यूम के लिए चार्ज डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे हमने दोनों को कर लिया। अब इस क्यू डैश को क्या लिख सकते हैं हम, आर क्यूब को इस साइड भेज दीजिए, आर अपॉन ये आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू ये हो जाएगा आपका क्यूब। देखो कितने मजेदार एक्सप्रेशन आया है। क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू क्यूब, यानी कि ओरिजिनल चार्ज जो आपको गिवन होगा उसकी टर्म में आपके पास क्या आ गया, ये अननोन चार्ज आ गया। ये क्वेश्चन ये वाला जो चार्ज था अननोन था, तो बेसिकली ये कैलकुलेट करना पड़ता। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो क्वेश्चन सरफेस में। इसे इक्वेशन चाहे 1 नाम दे देना, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देना। तो बाय 1 एंड 2, हम यहाँ पे कहेंगे बाय 1 एंड 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, उठा के वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यूब। देखो नॉन पैरामीटर के टर्म में आ गया अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको ओरिजिनल चार्ज आपको गिवन था उसके टर्म में। तो आर क्यूब, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब बचा, यहाँ
क्यूब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आर बचेगा, और 4 पाई को इस साइड भेज दीजिए। क्या यहाँ पे कुछ रह गया? एप्सिलॉन भी तो है ये वाला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। बोलो ये बात समझ में आई क्या? तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहां पर क्या था, आर के, ये वाली वैल्यू पूरी नहीं लिखी, हाँ ये रही, आर के इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर के, अगर इसमें चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस पर लगने वाला फोर्स आ जाएगा, और जब ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैसा, आर का, यानी कि अगर इस क्यू की जगह पर निगेटिव चार्ज रख दूं तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन का, तो पार्टिकल क्या करेगा, ये एसएचएम वाली इक्वेशन बन जाएगी। एसएचएम की फॉर्म जानते हो ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब बात आती है इसके ग्राफ की। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो यहां तक क्या है, इस स्फीयर की रेडियस है, तो मैंने दोनों साइड से, सॉरी ये गॉसियन सरफेस वाली ले ली, गॉसियन सरफेस है यहां तक, और जो आपका स्फीयर की बाउंड्री है, यानी कि स्फीयर की रेडियस जो है आर यहां तक है, और इस साइड भी इसकी रेडियस क्या है, ऐसे है, यहां तक ज्यादा पास होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है आपकी, आर है, और यहां से यहां तक की इस साइड के लिए आर है। तो आपको अब ग्राफ प्लॉट करना है कि ग्राफ कैसा आएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड आर की वैल्यू, स्फीयर की वैल्यू, रेडियस क्या है, कांस्टेंट है, स्फीयर पे गिवन चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, तो ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आर के, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। अगर आर की वैल्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि आप सेंटर पे अगर जाके देखोगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेंटर पे जीरो होगा, और जैसे जैसे सेंटर से आप आगे की तरफ को बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता बढ़ता जाएगा, और जब रेडियस तक पहुंच जाओगे तो बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा। वो वैल्यू कितनी होगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब हो जाएगी। और फिर जैसे आप बाहर जाओगे तो बाहर जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये कहो कि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर के। तो ऐसा ऐसा डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सेंटर पे, मैंने कहा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वाली, वो वैल्यू ये है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, डॉटेड लाइन कर देना इसे, और इसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू ये है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जैसे जैसे वो रेडियस पे पहुंचता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसी तरीके से इस वाली साइड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। ऐसे जाएंगे सेंटर से, जैसे जैसे आगे की तरफ को बढ़ोगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है। जब ये आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू पे आने के बाद अब बाहर की तरफ आप स्फीयर से बाहर आ जाओगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये वाला ग्राफ तो आप जानते हो, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहां पर जो लिखोगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R।
इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखोगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट की तरफ पोटेंस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने लगेगा। ये वाला इसका ग्राफ होता है। y इज इक्वल टू mx लाइन, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू mx लाइन, y इज इक्वल टू mx लाइन क्या होती है, ओरिजिन से पास होती है और जो स्लोप होता है उसका m होता है। यहाँ पे जो स्लोप होगा इसका, इस ग्राफ का ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। बताओ बच्चों, समझ में आया क्या कुछ? क्या मेरी आवाज लेट जाती है? तो बताओ कुछ समझ में आया है या ऐसे ही हो गया? पहले यार जल्दी बोला करो, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा अगर नहीं आया समझ में। एनीवन? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार बच्चे इसका। देखो बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर है। ये आपके पास एक नॉन यूनि ओ सॉरी यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर, मैंने कहीं नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं लिख दिया, नहीं ठीक है। यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर है, उससे आउटसाइड पॉइंट पे, उसकी सरफेस पे और उसके इनसाइड किसी पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल R लिख देना, ठीक है। देखो मैंने एक गड़बड़ कर दी इसमें, जो स्फीयर है की बाउंड्री है वो यहां तक थी, तो बेसिकली यहां तक चलता है ग्राफ। स्फीयर की बाउंड्री ये है ना, चार्ज यहां तक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक बढ़ेगा। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां तक रहेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से डिक्रीज होने लगेगा दोनों साइड में। इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट है, तो जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसा ही ग्राफ इधर बनेगा। एक आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो ये रहा, एक इनसाइड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है वो ये रहा, और एक सरफेस पे कैलकुलेट करना है वो ये रहा, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए R इजिकल टू R पे, R इजिकल टू कैपिटल R पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस वेक्टर होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। मैथ के बच्चे हो सारे के सारे, कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी सबने पढ़ी है। बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हो, इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट से बाद में जो फंक्शन की वैल्यू अगर सेम आती हो तो क्या हो जाएगा, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ऐसा ही है ना। तो छोटी सी एक वैल्यू इधर लेना और छोटी सी एक वैल्यू उधर लेना, तो दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा। या दूसरा तरीका क्या है, इस वाले फॉर्मूले में या तो आप इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तब भी वही वैल्यू आनी चाहिए, और या इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तब भी वही आनी चाहिए। आप रख के देखना वही आएगी सरफेस के लिए। यहाँ पे R इजिकल टू R रखोगे तो R से R क्या हो जाएगा, एक कैंसिल, और जो ये वाली वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू आएगी। इस फॉर्मूले से भी यही वैल्यू आएगी और इस फॉर्मूले से भी यही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ग्राफ इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा वो कैसा रहेगा आपका, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। इसमें अगर कोई डाउट हो तो बता देना मुझे, बाद में पूछ लेना, अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं। इसके बाद आता है बच्चों पोटेंशियल, आपका मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक, और बच्चे इसे समझ नहीं पाते तो इसलिए इसे ध्यान से सुन लेना।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हालांकि मुझे पहले पोटेंशियल एनर्जी बतानी चाहिए तुम्हें, लेकिन हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, एक बार डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऊपर का दिखाई दे रहा है, is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in the electric field of a given charge configuration without accelerating without accelerating the charge। यहां पे लिख लेना दैट इज पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हो जाएगा, हम सिंबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। SI यूनिट, सबसे पहली बात, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद आती है SI यूनिट। SI यूनिट क्या हो जाएगी, देखो वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल, और क्यू नॉट चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो SI यूनिट जो हो जाएगी इसकी जूल पर कूलाम हो जाएगी। जूल पर कूलाम का ही दूसरा नाम और रख देते हैं, वो रखते हैं वोल्ट, 1 वोल्ट। जूल पर कूलाम यानी कि 1 जूल पर कूलाम का हो या 1 वोल्ट का हो, दोनों बातें क्या है, सेम है। अब इसके बाद निकालोगे आप इसकी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ V। तो V की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। वर्क की डायमेंशन आप जानते हो कितनी होती है, ML2T माइनस 2। जितनी भी एनर्जी होती है, वर्क क्या है बेसिकली, एनर्जी की फॉर्म ही तो है। पोटेंशियल की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। और ये अब आपके पास चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, मैंने पहले भी बताया था, AT। ऊपर ले जाओगे डायमेंशन आ जाएगी आपकी ML2T माइनस 3, और A ऊपर पहुंचेगा तो A माइनस 1। ये क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं फिर से बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एक्सेलरेटिंग देम। यानी कि बिना एक्सेलरेट किए अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आओ, तो जो भी वर्क आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वही वर्क क्या, वो सॉरी, वर्क पर यूनिट चार्ज जो करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा आपका। हाँ ठीक है, देख लीजिए आपको ये लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या मेरी राइटिंग, माशाल्लाह। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एक्सेलरेटिंग द चार्ज। चार्ज को बिना एक्सेलरेट किए हुए कहलाने में जो भी वर्क होगा वो क्या कहला जाएगा। सिंपल डेफिनेशन क्या है, एक वर्ड में अगर बोलना चाहोगे पोटेंशियल को, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि हम चीजें क्या है, यूनिटी के लिए डिफाइन करते हैं। यूनिटी के लिए डिफाइन क्यों करते हैं, क्योंकि यूनिटी की खासियत क्या होती है, अगर हमें किसी दूसरी क्वांटिटी का इफेक्ट देखना है और उससे अगर हम यूनिटी की मल्टीप्लाई कर दे तो केवल और केवल उसी क्वांटिटी का इफेक्ट बचता है। ये आपके लिए मतलब बाउंसर गया होगा,
कि क्या कह दिया यहाँ पे, अगर मुझे इस कोई मेरा फॉर्मूला है, ई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, और मैं केवल और केवल एक्स का इफेक्ट देखना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करना चाहूंगा उसमें 1 की। तो इसलिए हम सारी की सारी चीजें क्या होती है, यूनिटी के लिए डिफाइन करते हैं। आपको याद आ रहा होगा वेलोसिटी जो होती थी आपने डिफाइन की थी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के लिए डिफाइन की थी। वेल एक्सेलरेशन क्या था आपका, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो सारी चीजें क्या है बेसिकली हम यूनिटी के लिए डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिटी में सिर्फ उसका इफेक्ट देखने का मिलता है जिसे हम देखना चाह रहे थे। जो आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन दिया है वो किसके लिए दिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, क्योंकि हम सिर्फ देखना चाहते हैं दूसरे वाले का इफेक्ट, जो अभी आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। देखो, ये अगर सपोज को आपके पास कोई गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, हमने इस वाले केस में एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है। इस पॉइंट चार्ज से ये पॉइंट चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ऐसे ऐसे, और इसका फील्ड कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। देखो इस वाले चार्ज ने क्या किया है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होगी। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनफाइनाइट तक है। और ये आपको ये ग्राफ याद आ रहा होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, आर वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसा था, ऐसा ग्राफ आता था। और ये जो लाइन है इनफाइनाइट पे जाकर टच करेगी इस वाले एक्सिस को, तो इनफाइनाइट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी इस वाले एक्सिस पे। तो इंटेंसिटी कहां पे जीरो होगी, पॉइंट चार्ज की वजह से इनफाइनाइट पे। ठीक है जी। अब हमने कहा कि यहाँ पे अगर सपोज करो 1 कूलाम का चार्ज है, इस 1 कूलाम चार्ज को इस पी पॉइंट तक लाने में, 1 कूलाम चार्ज को इस पी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। पोटेंशियल मतलब एक तरीके से पावर, अब हाँ कि इस पॉइंट की कितनी एबिलिटी है, यानी कि अगर कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे रखोगे तो वो कितना तेजी से भागेगा, तो वो चीज चेक करने का मतलब है आप यहाँ पे पोटेंशियल। पोटेंशियल तो एक जनरल टर्म है जो कि आप डेली लाइफ में बहुत यूज करते हो, जिसमें जितना ज्यादा एबिलिटी है काम करने की उसका पोटेंशियल हम क्या बोल देते हैं, उसका पोटेंशियल ज्यादा बोल देते हैं। कि जैसे अगर सपोज को तुम्हारे में से बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर देंगे कि भाई इस बच्चे में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, यही तो वर्ड यूज करते हैं। तो पोटेंशियल एक जनरल टर्म है। तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पी तक लाने में किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो भी आपको गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ पे आपने एक लाइन चार्ज दिया होता तो लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता, यहाँ पे आपने स्फीयर दिया होता तो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता इनफाइनाइट तक। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क होना है, यूनिट का मतलब क्या है, 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज को लाने में जो भी वर्क हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो बच्चों। यार इंटरेक्शन किया करो आप लोग। सबसे बड़ी दिक्कत आपके साथ ये है कि आप इंटरेक्शन नहीं करते, बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे शर्माते हो कि हाँ कुछ पूछ लिया तो सर ने दिक्कत हो जाएगी, या तो हाँ किया करो या ना किया करो। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पी तक लाने में किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, गिवन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क होगा वो क्या होगा आपका, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। अब यहाँ ऐसा बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी आती है, आप वहां पे इंटरेक्शन दिखाओगे तो हाँ आपको भी ऐसा लगेगा कि मतलब हाँ नींद नहीं आ रही है, लेकिन अगर इंटरेक्शन नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा वहां बैठे बैठे कि हाँ नींद आने शुरू होगी। अब दिक्कत क्या होती है, 1 कूलाम चार्ज को हमने जब आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था, पहले वाले चैप्टर में बताया था कि 1 कूलाम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। इस चार्ज को अगर यहाँ पे रखोगे तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये चार्ज भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, यानी कि इसका स्पेस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था उसे ही बदल देगा। इसकी वजह से हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये 1 कूलाम चार्ज क्या कर देगा, उसे बदल देगा। और हम चाहते थे केवल और केवल इस चार्ज का इफेक्ट मेजर करना, तो हम कैसा चार्ज लेना चाहिए, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लेना चाहिए। और मैं कहूंगा अब इस क्यू नॉट चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ वो क्या हुआ, इनफाइनाइट से पी तक लाने में डब्ल्यू हुआ। क्या कहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए,
क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, इतना हुआ। तो यूनिट, हमारी डेफिनेशन पोटेंशियल की क्या है, यूनिट चार्ज को लाने में। अब क्यू नॉट के लिए पता चल गया, क्यू नॉट क्या है, बहुत ही स्मॉल टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज की वजह से इतना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप जानते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इस चार्ज की वजह से अगर सपोज को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सा है और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इतना बड़ा है, तो ये इसमें मामूली से चेंज कर पाएगा। और जितना छोटा टेस्ट चार्ज लोगे उतना ही छोटा इसमें चेंज आएगा। और हम चाहते हैं कि केवल और केवल हम इसके इफेक्ट को मेजर करें किसी पॉइंट आर पी पे, जो इससे आर डिस्टेंस अवे हो। तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में जो वर्क हो रहा है इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक, वो कितना हुआ, हमने कहा डब्ल्यू इनफाइनाइट पी। सपोज को 10 जूल है, कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, वो उस डब्ल्यू इनफाइनाइट पी को हमने क्या लिख दिया, 10 जूल लिख दिया। तो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, यूनिट चार्ज को लाने में कितना हो जाएगा, क्यू नॉट को लाने में इतना, तो यूनिट चार्ज को लाने में डब्ल्यू इनफाइनाइट पी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू। और इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉरी क्यू नॉट, इसे ही हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल कहते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल। ये कहानी बिल्कुल ऐसी है, हम मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद हमें दुकानदार ने 10 kg एप्पल का प्राइस 100 रुपीज बताया और हमें चाहिए था कितना, 1 kg का। क्योंकि बाय डेफिनेशन हम क्या है, 1 kg के लिए चीजें डिफाइन करते हैं। अगर 1 kg के लिए डिफाइन कर दी तो 10 kg के लिए, 20 kg के लिए, 30 kg के लिए, किसी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 kg के लिए जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है वो इस साइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में 100 रुपीज डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, ये रुपीज आ जाएंगे 10। तो बस हमें क्यू नॉट, तो डेफिनेशन तो क्या थी, 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क। अब 1 कूलम चार्ज को लाने का जो वर्क है वो ये थोड़ी कि 1 कूलम चार्ज को ही लेके आओ, उसकी बजाय क्यू नॉट चार्ज को लेके आओ। क्यू नॉट चार्ज को लेके आने में और ये इस क्यू नॉट से फिर से इसे डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिट चार्ज को लाने में वर्क आ जाएगा। क्लियर है, चलिए थैंक यू। ये हो गया इस पॉइंट पे पोटेंशियल। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये वाला समझ में आ गया, देखो क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में वर्क कितना हुआ, डब्ल्यू, तो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कर दीजिए। अब ये डब्ल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ये सपोज को हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इससे आर डिस्टेंस अवे कोई पॉइंट पी पड़ता है, उस पॉइंट पी पे हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे, कितना आया था, जवाब देना बच्चों। यूनिट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस अवे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, यार ये फॉर्मूला याद नहीं आपको, गायब हो जाते हो गया आप लोग। आपको मेरी आवाज कुछ लेट आती है क्या, पता नहीं यार क्या करोगे तुम क्या नहीं। जिस तरीके से हमने किसी क्यू चार्ज की वजह से हमने क्या कैलकुलेट किया था, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, अब वैसे ही क्या करेंगे हम, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल क्या होता है, किसी यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, अब वो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए। अब ये मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दे रहा हूं, अब आप समझ चुके कि इस पूरे के पूरे स्पेस में इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। सपोज को
कोई क्यू नॉट चार्ज इस पॉइंट पे रखा है, इस पॉइंट का नाम मैंने अभी दे दिया एक्स, इस चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा है। तो इस चार्ज की वजह से क्या इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स का हम नाम देंगे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा या नहीं। और यहाँ पे इनफाइनाइट पे है, अगर इनफाइनाइट पे है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, तो x की वैल्यू इनफाइनाइट, तो फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो इनफाइनाइट पे दो चार्जेस के बीच में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मतलब ये है, अगर दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या है, इनफाइनाइट है, तो उनके बीच में होने वाली इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो इनकी वजह से एक दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पैदा होगा। लेकिन जब अगर इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे आता है तो उस पर क्या लगने लगता है, एक फोर्स लगेगा। देखो इनफाइनाइट से अगर आगे आएगा, इनफाइनाइट में फोर्स कितना है, जीरो, लेकिन अगर इनफाइनाइट से जस्ट आगे की तरफ को आया तो फोर्स लगेगा या नहीं, ऑब्वियसली लगेगा। ये वाला फॉर्मूला है, कूलाम्बिक फोर्स इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और फोर्स अगर एक्टिवेट हो गया, फोर्स लगा रहे हो इस साइड को और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपने क्या परफॉर्म कर दिया, वर्क परफॉर्म कर दिया। अगर कहीं पर फोर्स लगाने के बाद किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपने वर्क परफॉर्म किया है, तो वो वर्क कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना होगा, इनफाइनाइट, बोलो। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर दो इनफाइनाइट। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनफाइनाइट, तो वर्क भी कितना होगा, इनफाइनाइट, ऐसा ही होगा ना। तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से इनफाइनाइट हो गया। नहीं बच्चों, इसे ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। देखो ये फॉर्मूला तब तक एप्लीकेबल है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, कांस्टेंट हो, फोर्स की वैल्यू क्या है आपकी उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान कांस्टेंट रही हो। अगर यहां से यहां तक की आपकी फोर्स की वैल्यू एफ रही है और इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया है डी, तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वर्क जो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट के बाद फोर्स की वैल्यू अगर बदल जाए, मैंने कहा F1 इंटू डी1 कह देते हैं इसे, इस पॉइंट के बाद फोर्स की वैल्यू अगर बदल जाएगी, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट सपोज करो जब इसका फोर्स की वैल्यू F2 थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो वर्क जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ वाला फोर्स और यहाँ वाला डिस्प्लेसमेंट, F2 इंटू डी टू। अगर सपोज को और आगे चलने के बाद फोर्स की वैल्यू और बदल जाए, तो यहाँ पे हमने कहा कि फोर्स F3 है, और जब इस बॉडी पे F3 फोर्स लग रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, D3 है, तो यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, F3 इंटू डी थ्री। इसी तरीके से अगर फोर्स की वैल्यू हर पॉइंट के लिए बदलती जा रही है, तो हम क्या करते जाएंगे, इसे हर पॉइंट के लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स कब डिफाइन है, सॉरी वर्क कब डिफाइन है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है उस पूरे के पूरे फोर्स की वैल्यू के लिए कांस्टेंट रहा हो। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे हमारा फोर्स कैसा है, देखो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था, तो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा तो वो कुछ ऐसा आएगा, ये मतलब जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ रहा है, ये यहाँ पे आपका एक क्यू चार्ज रखा था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही होगी आपकी, ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रही होगी। अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, फोर्स का भी यही ग्राफ होता है बच्चों, फोर्स और आर, या ये वाला हमने आर की वैल्यू ज्यादा दिखा दी, इस वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, इनफाइनाइट फोर्स लगेगा, अगर कोई चार्ज इसके जस्ट पास में होगा तो उस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। ये जो होती है, ये वाला कर्व जो होता है एसिम्प्टोटिकली ऊपर की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आर सेपरेशन की वैल्यू अगर जीरो कर दोगे, तो आर की वैल्यू जब फोर्स के फॉर्मूले में जीरो करोगे, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू जीरो, तो फोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये वाला कर्व बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा आर को छोटा करोगे, तो यहाँ पे कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी,
हमने कहा वो ये आई। फिर उसके बाद में आर की वैल्यू थोड़ी और बड़ी हुई तो फोर्स की वैल्यू थोड़ी और कम हुई। तो जैसे जैसे आप आर की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होती चल जाएगी, छोटी होती चल जाएगी, और फाइनली इनफाइनाइट पे ये जाके कहीं टच करेगा। अब इनफाइनाइट में इस बोर्ड पे दिखा नहीं सकता तो इसलिए मैं टच नहीं कराऊंगा इस वाले ग्राफ को। क्या ये बात समझ में आ रही है कि फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। फोर्स का यहाँ पे वेक्टर बड़ा है, जैसे जैसे आप आगे की तरफ को जाओगे तो फोर्स का जो वेक्टर होगा वो क्या होता चल जाएगा, चेंज होता चल जाएगा। और फोर्स क्या है, वेरिएबल है। फोर्स अगर वेरिएबल है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इतनी सी बात है। रब कर दूं इस वाली सारी सीन को। ठीक है, हमने कहा कि एक्स डिस्टेंस पे हमारे पास सपोज कोई ये चार्ज यहाँ पे रखा है, तो इस चार्ज पे यहाँ पे इस टाइम कुछ फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से निकाल लो, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा होगा। और मैंने इस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, और मैंने क्या लगाया, इस डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगाया, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है चार्ज को विदाउट एक्सेलेरेशन लाना है। अगर चार्ज पे कोई फोर्स काम करेगा, चार्ज पे अगर कोई फोर्स काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा। तो इसे मूव ना करने देने के लिए, इसकी वेलोसिटी को जीरो रखने के लिए, अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो इस वाले केस में एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होने का। जैसे जैसे आप इसे ला रहे हो कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म कर रहे हो, वर्क तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को बढ़ाता है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसे इस तरीके से ला रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, बहुत ही स्लोली, धीरे 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 धीरे, ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े। और हम क्या, हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल कैलकुलेट करने में। तो हम इसलिए इसे बहुत ही धीरे धीरे से लेके आते हैं इस पॉइंट पे। तो हमने कहा कि सपोज को जब पार्टिकल आपका एक्स पे आ चुका, तो एक्स पे आने के बाद आपने इसे थोड़ा सा डी एक्स डिस्प्लेस किया बी पॉइंट पे। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना किया, dx। dx डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि यहां से यहां तक जाने में फोर्स की वैल्यू चेंज ना हुई होगी। ध्यान से सुनिए, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सीखना चाहते हो तो ऐसा सीखो। फिर ये जो dx हम इतना छोटा लेते हैं कि इसके a पॉइंट से b पॉइंट तक जाने में फोर्स की वैल्यू में नेग्लिजिबल चेंज आया है। फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, बस अप्रोक्सीमेटली ये लगा लो। अगर फोर्स में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, हम ये मान सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स फोर्स कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं जब पार्टिकल यहां से यहां तक आया तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट। तो फोर्स की वैल्यू ये हो गई, और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, dx है। देखो, फोर्स इंटू dx। अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, छोटे से स्मॉल एलिमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि इस स्मॉल एलिमेंट में मैंने क्या मान लिया कि फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। अगर फोर्स में चेंज नहीं आया तो फोर्स इसके लिए फिक्स हो गया, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। लेकिन अगर मैं बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करूं यहां से यहां तक का, तो फोर्स की यहाँ पे वैल्यू कुछ और थी और यहाँ पे वैल्यू कुछ और है। तो यहाँ का वर्क क्या आएगा, अलग आएगा, और यहाँ पे वर्क अलग आएगा। तो जब इन सारे वर्क को सम करोगे तो ये अलग चीज आ जाएगी। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय कूलम्बिक लॉ हम जानते हैं फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। एक चीज और, ठीक है, अभी तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस वन अपॉन एक्स आएगा। हाँ जी, अब हमें जो वर्क कैलकुलेट करना है, बेसिकली देखो यहाँ पे दो फोर्स का हम कर रहे हैं, एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स और एक ये कूलम्बिक फोर्स जो कि इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क होगा वो कैलकुलेट करना है। तो वो वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को खोलोगे तो ये कितना आ जाएगा, एफ डी एक्स कॉस
और दो अपोजिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, देखो फोर्स इस साइड में है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल, तो एंगल जो हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 का हो जाएगा। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो F इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये इसे इक्वेशन 1 मान लो। तो ये छोटा सा वर्क इस पार्टिकल को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराने में। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में वर्क कैलकुलेट कर लिया, और ये आपका हो गया आपका 2। उठा के ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये इस छोटे से एलिमेंट यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट का वर्क आ गया। अगर आपको पूरा का पूरा वर्क कैलकुलेट करना है, बाय डेफिनेशन जाओ, डेफिनेशन में क्या था, इनफाइनाइट से जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को पी पॉइंट तक लाते हैं तो हमें जो लाने में वर्क होगा, ये तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए है, तो हमें कहां से कहां तक लाना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ना हमारा तो टास्क। पोटेंशियल में कैलकुलेट में करने में क्या चाहिए था, वर्क चाहिए था इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पी तक का, तो वो वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये देखो वर्क जो हो जाएगा, हमने कहा कि उस सिचुएशन में इनफाइनाइट पे इनके बीच में कोई वर्क नहीं हुआ, तो अब यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क हो गया, हमने कहा W। तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो था आपका इनफाइनाइट था, तो वर्क क्या है, 0, क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं है। और जब ये R इजिकल टू आर पे आ चुका, यानी कि हमें यहां तक लाना था, यहां तक ले आए, तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r। आर इजिकल टू इनफाइनाइट से लेके आर तक आपने क्या कर दो, अब इसे इंटीग्रेट कर दो। 1/x² का देखो, के की वैल्यू कांस्टेंट, क्यू नॉट सब कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 1/x² इंटू डी एक्स। 1/x² dx का इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, -1/x। तो क्यू नॉट अपॉन -1/x, और ये क्या है आपके पास इनफाइनाइट, एक निगेटिव साइन बाहर भी तो चल रहा था, यहाँ पे वैल्यू रखी थी। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -k नॉट अपॉन 1/x, ये हो जाएगा 1/r। इस निगेटिव साइन को भी अंदर भेज दे रहा हूं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो 1/r तो इतना ही, और इंफिनिटी को डिवाइड करोगे 1 से तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो क्यू नॉट अपॉन आर, तो ये कितना हो गया, ये वर्क आपके पास आ गया, यहां से यहां तक का वर्क आ गया। इनफाइनाइट से इस पॉइंट चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ वो कितना हो गया आपके पास, W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन आर हो गया। नीचे आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर चलता था, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चलता था, आर स्क्वायर चलता था, याद रखना। इस क्यू नॉट को इस साइड भेज दो, तो W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर हो जाएगा। W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर हो जाएगा। लेकिन बाय डेफिनेशन हम ये जानते हैं, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है उस पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। क्या ये बात समझ में आई? बच्चों में इसे रिपीट कर दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आई। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो भाई। हाँ बोलो। बोलो बच्चे।
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पाए हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर प्रोडक्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है इनफाइनाइट, तो वर्क भी क्या आ जाना था इनफाइनाइट, लेकिन हमारा फोर्स क्या है, अगर कांस्टेंट होता तभी तो इस वाली चीज को करते, लेकिन हमारा फोर्स क्या है, फोर्स वेरिएबल है, और फोर्स शुरुआत में क्या है, बहुत कम है। तो यानी कि अगर सपोज को इस पार्टिकल को यहां से यहां तक लाने में, अगर सपोज को आप 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट लाते हो इनफाइनाइट से जस्ट अगले वाले पॉइंट पे, तो जो वर्क होगा 0.0000001 जूल होगा, बहुत ही कम वर्क होगा। लेकिन अगर पार्टिकल यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा, अब इसे 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कराओगे, तो यहां से यहां तक लाने में इस पर वर्क जो होगा सपोज को आपका 1 जूल हो जाएगा, और आप इसे और आगे ले आए तो 1 जूल की बजाय अगर सपोज को अब क्या हो जाएगा 100 जूल। तो सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे वर्क कुछ आएगा, यहाँ पे वर्क कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, हर पॉइंट पे वर्क क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो इसलिए हमें इन सारे वर्क को क्या कर दिया, बेसिकली ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो वर्क आया पर यूनिट चार्ज इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क आया वो V इजिकल टू के क्यू अपॉन आर आया। तो यही क्या कहलाता है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कहलाता है। बात समझ में आई बच्चों? यार आप लोग भग जाते हो शायद, मैं बस यहाँ पे पढ़ाता रहता हूँ और तुम भग जाते हो। उसके बाद आती है बच्चों डेफिनेशन अगली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। बेसिकली जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। तो यहाँ पे लिखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना है आपको यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू फ्रॉम वन पॉइंट टू another point another point in the electric field of a given charge configuration without accelerating the charge is called electric potential। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सपोज को हमारे पास ये क्यू चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक ले जाने में किसी जो चार्ज को, यूनिट चार्ज को जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। समझो इस बात को, देखो ये रहा हो इनफाइनाइट पॉइंट, हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डिफरेंस के लिए दो जगह पोटेंशियल चाहिए, तो हमने कहा कि सपोज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हो रहा है वो W इनफाइनाइट B हो रहा है, W इनफाइनाइट B हो रहा है। किसी आदमी ने पीछे पकड़ के लाया तो वर्क कितना हुआ, W इनफाइनाइट B कैलकुलेट किया हमने, ठीक। किस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को। ये मैंने सपोज को हमने कहा कि 10 जूल वर्क इस आदमी ने यहां से यहां तक किया, और जब वो आदमी से यहां तक लेके आया तो उसने वर्क किया कितना, 12 जूल। तो यहाँ B से A तक का जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 2 जूल हो जाएगा। अनुज, हाँ थैंक यू। बोलिए। इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क हो रहा है वो 10 जूल हुआ, मैंने उसे सिंबॉलिकली डब्ल्यू इनफाइनाइट बी नाम दे दिया, और जो यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क हुआ वो कितना होगा, डब्ल्यू इनफाइनाइट है। तो वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क होगा, देखो यहाँ से जब आप आगे की तरफ बुलाओगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा, तो अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ज्यादा, तो मैंने इसे 12 जूल कह दिया। तो क्या मैं यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क है वो 2 जूल कह सकता हूँ। ये वाला वर्क की खासियत क्या होती है, ये वर्क जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी पाथ के थ्रू आप इसे ले आओ वो सारा का सारा वर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप इसे ऊपर को घुमा के लेके आओ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, जो भी वर्क होगा वो क्या रहेगा, उतना ही होगा जितना आपका पहले आएगा। वर्क जो होता है कंजर्वेटिव, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बेसिकली एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उनका जो वर्क डन होता है वो बच्चों पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम डिफाइन कर पाते हैं पोटेंशियल एनर्जी की टर्म को। पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कैसे डिफाइन की जाती है, जो वर्क डन होता है बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि आपने ये चीज भी देखी होगी, F इजिकल टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स आता है ना,
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली dx को इस साइड भेज देते हैं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का वर्क कितना होगा, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VB, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है VA। अब हम हमारे पास क्यू नॉट चार्ज को जब हम बी पॉइंट तक लाए थे तो डब्ल्यू इनफाइनाइट बी वर्क करना पड़ा था, तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क कितना होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस साइड, क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लाने में वर्क हुआ इतना, तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क कितना होगा, डब्ल्यू इनफाइनाइट बी अपॉन क्यू नॉट, और यही क्या हो जाएगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इस क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट तक ला रहे हैं, तो क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ वो डब्ल्यू इनफाइनाइट ए हुआ, तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क होगा डब्ल्यू इनफाइनाइट ए अपॉन क्यू नॉट होगा, और इसे तो बाय डेफिनेशन हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम देते हैं। ये हो गया आपके पास इक्वेशन 1 और ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, दो चीजों का डिफरेंस। हमने कहा कि वी ए माइनस वी बी करो, इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो वी ए माइनस वी बी करना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन 2 को 1 में से हम माइनस कर रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए करोगे तो ये कितना आ जाएगा, डब्ल्यू इनफाइनाइट ए अपॉन क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू इनफाइनाइट बी अपॉन क्यू नॉट। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, जब इस चार्ज को यहां से यहां तक ला रहे थे टोटल वर्क डन होता है 12 जूल, तो ये वाला वर्क क्या है आपका, यानी कि मैं इस वाले वर्क को कह सकता हूं डब्ल्यू बी ए, बी से ए तक का वर्क। तो मैं इस W इनफाइनाइट A को दो तरीके से लिख सकता हूं कि पहले मैं चार्ज को कहां से कहां तक लेके आया, B पॉइंट तक, और फिर B पॉइंट से लेके आया A तक। तो W इनफाइनाइट A को हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, W इनफाइनाइट B तक लाए और फिर W B से लेके A तक लाए, और नीचे क्या था आपका Q नॉट था प्लस माइनस माइनस W इनफाइनाइट B अपॉन Q नॉट। इसे दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर, ओ सॉरी, अलग अलग सेपरेट कर दो, तो W इनफाइनाइट B अपॉन क्यू नॉट माइ प्लस डब्ल्यू बी टू ए अपॉन क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू इनफाइनाइट बी अपॉन क्यू नॉट, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, इससे कैंसिल होगी, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू ये आ गई। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि वी ए माइनस वी बी इज डिफाइंड एज work done from B to A in bringing a unit positive charge from infinite B पॉइंट से A पॉइंट तक। ये कोई Q चार्ज था, इस Q चार्ज ने क्या प्रोड्यूस किया, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं दो पॉइंट के बीच में यूनिट चार्ज को लाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क होगा पर यूनिट चार्ज, वो क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। देखो डेफिनेशन अपने आप बन के आई है, work done from B to A in taking a unit charge from A point to B point is called potential difference। अपने आप से डेफिनेशन बन के आई है, समझ में आया कुछ, गायब हो गए सारे। शिवानी समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या आई, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि हमने पहले पोटेंशियल को डिफाइन कर लिया था बच्चों। ध्यान से देखिए, पोटेंशियल ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके थे, अब हमें डिफाइन करना था पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है दो पोटेंशियल का डिफरेंस कर दो। तो पहले हमने ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया, फिर बी पॉइंट पर उन दोनों का डिफरेंस कर लिया, और डिफरेंस करने के बाद जो वर्क आया वो बी से ए अपॉन क्यू नॉट आया, और ये क्या हो जाएगा आपका, यूनिट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क हो रहा है वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो यूनिट ध्यान रखो, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में पर यूनिट चार्ज जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि ये पोटेंशियल जो होगा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पूरा टाइम इसे ही समझोगे। कुछ कार्तिक
बच्चों कुछ समझ में आया? कुमकुम, कुमकुम, लवेजा, सौम्या, अनिरुद्ध, उज्जवल। ये लवेजा गायब है क्या यहाँ से? फोन चला कर रख देते हैं बच्चे, इतने अच्छे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों वो भी इससे पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा उसे भी ध्यान से करना। कल उसके लिए भी थोड़ा सा लंबी क्लास चल सकती है हमारी, 10-5 मिनट की, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल अगर आपने समझ लिया, अब आपको थोड़ी चीजें समझ में आ गई है, आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो कल को आपको पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी, और जीवन भर कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ने की। आप इसे करना, अगर कोई चीज ना समझ में आएगी, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर जो होगा इस पे अवेलेबल रहेगा, तो आप इसे भी देख सकते हो रिकॉर्डिंग में जाके अपने क्लास सेक्शन के। ठीक है बच्चों? लविएजा ये बोल क्यों नहीं रही है, पहले तो ये बता। ये गायब है, परसेंटेज इसकी इसीलिए हाई आती है शायद। चलो बच्चों, बाय बाय, हैव ए गुड टाइम।